ईस्ट प्रूसिया जर्मनी, यहाँ पर एक जगह है जिसको ये कहते हैं वुल्फ्स लेयर, और ये दिन है 20 जुलाई 1944 का। दिन के लगभग 12:42 हुए हैं और यहाँ पे एक वुडन हट में एक मीटिंग चल रही है, और इसी मीटिंग में इसी समय एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं, जिसमें कर्नल हाइंस ब्रांट भी हैं। लेकिन इस ब्लास्ट में एक आदमी की जान बच जाती है, उसका नाम है अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर को चोट लगी है, कुछ स्प्लिंटर्स लगे हैं, कहीं से शरीर जला भी है, कान के पर्दे फट गए हैं, लेकिन वो जिंदा बच जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हिटलर जैसे आदमी पे हाथ डालने की कोशिश कौन कर सकता है। और इसी समय जर्मनी में हिटलर के खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है, और इस रेजिस्टेंस मूवमेंट में जर्मन आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स शामिल हैं। इन्हीं ऑफिसर्स में वहां की आर्मी के एक ऑब्स्ट यानी कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, क्लाउस वन स्टाफनबर्ग, वो भी शामिल हैं, और एक अधिकारी हैं इवोल्ट हेनरिक। इवोल्ट हेनरिक को स्टाफनबर्ग ही रिक्रूट करते हैं। ये एक यंग ऑफिसर हैं, और इन यंग ऑफिसर के फादर भी इस रेजिस्टेंस मूवमेंट में शामिल हैं। इवोल्ट हेनरिक शुरू में अपने आप को वॉलंटियर करते हैं कि वो हिटलर को बॉम्ब से उड़ा देंगे, लेकिन जिस दिन ये एक्शन होना था, कर्नल स्टाफनबर्ग खुद वहां जाकर बॉम्ब लगाते हैं। कर्नल स्टाफनबर्ग ने देखा कि बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, वहां का वुडन हाउस बिल्कुल नष्ट हो चुका है। उनको लगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा, और वो वहां से गार्ड्स को चकमा देकर फ्लाइट पकड़कर बर्लिन के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन उनके पीछे रेजिस्टेंस के जो बाकी अधिकारी हैं बर्लिन में, वो झिझक जाते हैं, वो एक्शन नहीं कर पाते। फ्लाइट के दौरान स्टाफनबर्ग के 3 इंपॉर्टेंट घंटे खराब हो जाते हैं। कर्नल स्टाफनबर्ग बर्लिन पहुंचकर रेजिस्टेंस के अधिकारियों को कंफर्म करते हैं कि हिटलर मर चुका है, तो वहां के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोइबल्स को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। लेकिन जोसेफ गोइबल्स तब तक हिटलर से बात कर चुका है, वो फोन लगा के सीधा हिटलर से बात करते हैं। हिटलर कहता है कि वो जिंदा है, और इस तरीके से ऑपरेशन वल्करी, जो तख्ता पलटिया खूह की जो कार्रवाई थी, वो फेल हो जाती है। स्टाफनबर्ग को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और फायरिंग स्क्वाड से उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन इवोल्ट हेनरिक बच निकलते हैं। इवोल्ट हेनरिक को थोड़े समय बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें गेस्टापो भेज दिया जाता है पूछताछ के लिए। वहां पर अधिकारी उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन इवोल्ट हेनरिक ने अपने पीछे सबूतों की कोई ट्रेल नहीं छोड़ी थी। सबूतों के अभाव में वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसी बीच अलाइड फोर्सेस जर्मनी में आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं, तो वहां के आर्मी ने उसे फ्रंट पर पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी। उन्होंने सोचा कि शायद ये वहां लड़ता हुआ मारा जाएगा, लेकिन मिस्टर हेनरिक बच जाते हैं। वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, वो मौत को तो चकमा दे देते हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा उनके दिमाग में आज भी उनको परेशान करता है कि ऐसी क्या घटनाएं घटी, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया मौत के इस मुहाने तक आ गई। बात आई गई हो जाती है। इवोल्ट हेनरिक वन क्लाइस्ट भी अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं। अब दौर आता है 1963 का। दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही है, और ये वो दौर है जब लोगों के दिमाग गर्म हो रखे हैं और कलेजे जम चुके हैं। कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, पूरी दुनिया में एक दूसरे के खिलाफ संदेह का माहौल है। और यही इसी समय 1963 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, और दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जैसी नहीं है। इस समय दुनिया की सभी बड़ी ताकतों के पास परमाणु हथियारों के जखीरे हैं। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं। क्लाइस्ट को ये वही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई देता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हो रहा, और इस बार वो ऐसी घटना वापस घटने नहीं देना चाहते। वो अपने निजी स्तर पर एक प्रयास शुरू करते हैं। उनको लगता है कि पॉलिटिशियंस को पॉलिसी लेवल पर गाइड करने के लिए पर्याप्त रूप से एक्सपर्ट सलाह मौजूद नहीं है, तो वो एक नया हथियार इजाद करते हैं, और इसके लिए वो जगह चुनते हैं म्यूनिक को। म्यूनिक को ही क्यों चुना जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। सितंबर 29 और 30 1938 में म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में उस समय की बड़ी ताकतें यूके, जर्मनी, इटली और फ्रांस मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। वो जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड इलाके पे कब्जा करने का अधिकार दे देते हैं, और उन्हें लगा कि इससे हिटलर शांत हो जाएगा, वो आगे एक्सपेंशन नहीं करेगा, वो आगे कोई युद्ध नहीं छेड़ेगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। चूंकि इस कॉन्फ्रेंस में चेकोस्लोवाकिया एंड सोवियत यूनियन का कोई प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था, तो उन्होंने इसे म्यूनिख बिट्रेयल का नाम दिया, और क्लाइस्ट ने इसी जगह को चुना। उन्होंने सोचा कि एक कोशिश जो पहले यहाँ असफल हो गई थी, बेटर ये है कि दोबारा इसी जगह से प्रयास शुरू किए जाएं।
और शायद दूसरा रीजन ये रहा हो कि क्लाइस्ट खुद भी जर्मन थे, तो उन्होंने जर्मनी के म्यूनिक को ही चुना। उनका विजन ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उनको लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक कूटनीतिक असफलता थी, क्योंकि लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे, आपस में कम्युनिकेशन नहीं था, तो कोई ट्रस्ट नहीं था, और ये ट्रस्ट ना होने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो वो म्यूनिक में एक मीटिंग रखते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया वेरखुंड बेगिगनंग, यानी अ मिलिट्री साइंस मीटिंग। और इनका मिशन बड़ा सीधा साधा है, पीस थ्रू डायलॉग एंड ट्रांस अटलांटिक ट्रस्ट, यानी अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के जो पार्टीज हैं, अमेरिका, यूरोप, इनके बीच में आपस में हमेशा बातचीत होते रहना चाहिए ताकि वो सोवियत यूनियन से निपटने के लिए अच्छे से तैयार रहें। और इसी तरीके से म्यूनिक कॉन्फ्रेंस का जन्म होता है। शुरू में इसका नाम दिया गया था मिलिट्री साइंस मीटिंग। पहली मीटिंग में 60 लोग अटेंड करते हैं, जिसमें हेनरी किसिंजर और हेलमट स्मिट्स भी शामिल हैं। स्मिट्स आगे चलकर जर्मनी के 33 साल तक लगातार चांसलर रहे। और ये मीटिंग वो जगह है जहां पे आपको कोई फॉर्मेलिटी, कोई लाग लपेट की जरूरत नहीं है। आप दुश्मन के चेहरे पे उसको कह सकते हैं कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यूनाइटेड नेशंस और नेटो से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आए किसी भी व्यक्ति को यह आजादी है कि वो बात कह सकता है वो जो किसी फॉर्मल मीटिंग में नहीं कह सकता। पूरा 70s और 80s जिस समय कोल्ड वॉर पीक पर है, ये कॉन्फ्रेंस एक तरह का फैमिली रियूनियन है। यूरोप और अमेरिका आपस में बैठकर अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर डिस्कशंस करते हैं। ये ओपन फोरम है, लेकिन इस ओपन फोरम पे वहाँ पे वो आइडियाज एक्सचेंज किए जाते हैं जो इन देशों की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको शेप करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेटो में कौन कौन से देश शामिल होंगे, क्या बजट होगा, कौन कंट्री कितने रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करेगा, इन चीज़ों का सारा इनफॉर्मल डिस्कशन इसी कॉन्फ्रेंस में होता था। और इस मीटिंग में ये डिबेट होती थी कि न्यूक्लियर डिटेरेंस की डॉक्ट्रिन क्या होनी चाहिए, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशंस को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। इसका सारा फिलोसॉफिकल बैकड्रॉप और उसको आधार ये मीटिंग ही प्रदान करती है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जिनको सॉल्ट 1 और 2 कहा गया, हेलसिंकी अकॉर्ड, इन सभी की पॉलिसीज को फाइनलाइज करने की जितने भी इनफॉर्मल डिस्कशंस हुए वो इसी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हुए। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे डिस्कशंस पोडियम पे नहीं होते, यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं कॉफी ब्रेक्स में, हॉलवेज में, गैलरीज में, और उस समय भी होते हैं जब दो दुश्मन देशों के डिप्लोमेट्स या कूटनीतिज्ञ जब एक ही लिफ्ट में ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस समय भी ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो आगे की पॉलिसीज को आकार देने में मदद करते हैं। 80s के अंत में 1989 में फिर वो समय आता है, वो घटना घटती है जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। बर्लिन वॉल गिरती है, थोड़े समय बाद सोवियत यूनियन का पतन हो जाता है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जैसी कॉन्फ्रेंसेस का मकसद पूरा होता है, लेकिन क्लेइस्ट और उसके साथी जानते हैं कि एक युद्ध का अंत स्थायी शांति की गारंटी नहीं होती। लोग एक युद्ध के अंत होते ही दूसरे युद्ध के शुरुआत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 1990s का दौर, जब अमेरिका अकेला सोल सुपर पावर है, सोवियत यूनियन एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब स्थायी शांति होनी चाहिए दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाल्कन वॉर छिड़ जाती है, बोस्निया और कोसोवो का युद्ध शुरू हो जाता है। तो नेटो का रोल क्या होगा इस युद्ध में, नेटो की क्या भूमिका होगी? अब म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हीं आइडियाज पर डिस्कशन होता है। क्लेइस्ट कहीं ना कहीं सही थे कि युद्ध का अंत स्थायी शांति लेकर नहीं आता है। अब म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन आइडियाज पर डिस्कशन होता है कि कैसे ईस्टर्न यूरोप के देश जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी में इंटीग्रेट किया जाए। और नेटो पूर्व की तरफ अपना एक्सपेंशन शुरू करता है। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी जैसे देश नेटो के सदस्य बन जाते हैं, और इसमें इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा अहम रोल था। इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बार ये कह दिया था कि हो सकता है रशिया भी नेटो ज्वाइन कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज 2026 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जिन चीजों पर डिस्कशन हो रहा है उसमें 2000 के दशक का बड़ा रोल है। 2001 में 9/11 की घटना होती है। अमेरिका अफगानिस्तान को इन्वेड करता है।
WMD का बहाना बनाकर कुछ समय बाद इराक को भी इन्वेड करता है। इराक, यमन, सीरिया, पूरा मिडल ईस्ट जल रहा है। लेकिन इस समय पश्चिमी देशों की रशिया के साथ लगभग शांति बनी हुई है। जब पूरी ताकत पश्चिमी देशों के हाथ में है, आप जरूर सोचते होंगे ये पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल भूचाल जो आज हम देख रहे हैं, ये शुरू कब हुआ? 2000 के दौर में जब पश्चिमी देशों को यह लगता था कि पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, उसी समय 10 फरवरी 2007 को म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन स्टेज पर आते हैं और जिस यूरोप को लग रहा था कि वो रशिया को साइडलाइन कर सकते हैं या रशिया धीरे धीरे उन्हीं में से एक बनता जा रहा है, उनका सारा भ्रम टूट जाता है। Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов. पुतिन के स्पीच से पूरे कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा पसर जाता है। आप अमेरिकन डेलीगेट्स के चेहरे देख सकते हैं, उनके चेहरे के भाव क्या हैं। पुतिन का ये कोई डिप्लोमेटिक स्पीच नहीं है, वो अपना इरादा जाहिर कर रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया हनीमून पीरियड खत्म हुआ, आप जो करते हुए आ रहे हैं उसको हम साफ साफ देख रहे हैं और हम ये सहन करने वाले नहीं हैं, हम इसका जवाब देंगे। इतिहासकार इसे द म्यूनिक स्पीच के नाम से जानते हैं। 2008 में रशिया जॉर्जिया पर अटैक करता है, उसके बाद 2014 में वो क्रीमिया पर अटैक करके उसे रशिया में मिला लेता है। रशिया की चेतावनी तो बड़ी साफ और स्पष्ट थी, तो क्या पश्चिमी देशों ने उसे सुना या खाना खाकर घर जाकर सो गए? 2020s का आधा डिकेड जा चुका है। इस डिकेड की बिगिनिंग ही बड़ी टमल्टुअस थी, बड़ी आफत वाली इसकी शुरुआत हुई। इस दशक के शुरुआत में हम लोग कोविड से लड़ रहे थे और उसके बाद फरवरी 24, 2022 को रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है। यूरोप एक बार फिर से युद्ध के दहाने पर खड़ा है और इसी दौर में एआई, ड्रोन वॉरफेयर, वॉर्स में एआई का रोल, यूएस चाइना राइवलरी, ताइवान का इश्यू, पूछे मत दुनिया में कितने फ्रंट खुले हुए हैं। हर जगह कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है। और उसके बाद आज 26 में यूएस का यूरोप के साथ सिक्योरिटी रीअलाइनमेंट चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रही है। चाइना ताइवान का इशू चल रहा है। भारत पाकिस्तान का इशू चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को आपने देखा, तो पूरी दुनिया में इस समय कहीं ना कहीं हर कोने में कोई ना कोई युद्ध जारी है। यूरोप अब अपनी सिक्योरिटी को नए नजरिए से रीडिफाइन कर रहा है। वेपन सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। पूरी दुनिया में नई आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। अभी भारत में जो एआई समिट हुई है, उसका डिटेल्ड वीडियो मैं अभी आपके सामने लेकर आऊंगा। दुनिया में इतनी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, लेकिन यही म्यूनिक की खूबी है कि वहां पर दुनिया में आगे आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस को रीडिफाइन किया जाता है, उसकी भविष्यवाणियां की जाती है, उन पे डिस्कशंस होते हैं और कहा तो ये जाता है कि जो म्यूनिक में आज डिस्कस हो रहा है वो कल पूरी दुनिया में घटित होता है। तो म्यूनिक में जो डिस्कशंस होते हैं उसको पॉलिसी मेकर चेतावनी के तौर पर लेकर आने वाली तबाही को रोक सकते हैं। आज के दौर में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का दायरा बढ़ चुका है। अब ये डावोस ऑफ डिफेंस की तरह एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर साइबर वॉर, पैंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, एआई, इन सभी का डिस्कशन होता है। 2013 में इवॉल्व वन क्लेइस्ट का निधन हो जाता है। शुक्र है वो दुनिया के हालात देखने से पहले ही चले गए, लेकिन वो हमें एक मैकेनिज्म देके गए हैं, एक विश्वास देकर गए हैं कि जब तक हम बातचीत कर रहे हैं, भले एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, भले एक दूसरे के दुश्मन हैं, भले एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शूटिंग से तो अच्छा ही है। और एक ऐसी दुनिया जहां पे सारे देश एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस दुनिया के लिए एक आशा की किरण है। हर साल फरवरी में भले कुछ ही दिन सही लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं।